बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, लाइव डॉक्टर शाहिद मसूद के साथ मैं हूं नाइला अली। नाजरीन, पीटीआई आज सियालकोट में अवामी पावर शो का मुजाहरा कर रही है। इस हवाले से दिन भर पीटीआई अरकान को गिरफ्तारियां हुई, जिनको बाद अज़ान रिहा कर दिया गया। हुकूमत की जानिब से आज पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में बड़े इजाफे का ऐलान किया गया। इम्कान जाहिर किया गया। मरियम औरंगजेब साहिबा कहती हैं कि इमरान खान साहब ने अपनी शिकस्त देकर पेट्रोल पर गैर कानूनी सब्सिडी दी। इस समेत दिन भर जो अहम मौजूआत रहे उन पर बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर शाहिद मसूद। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम जी, आपको सर, पीटीआई के पावर शोज और एक अवामी ताकत का मुजाहरा कर रही है इस वक्त पीटीआई, और हुकूमत की जानिब से महंगाई पर काबू ना पाना क्या मजीद प्रेशर बिल्ड करने जा रही है पीटीआई इस वक्त? देखिए जी, 5 रोज रह गए हैं। इमरान खान साहब ने जो ऐलान करना है इस्लामाबाद की तरफ लॉन्ग मार्च। जी सर। और उससे पहले नाजरीन से माजरत के दरमियान में चूँकि जलसे और ये सारे मामला चल रहे थे तो प्रोग्राम ऊपर नीचे हुआ। आज से 5 दिन के बाद इमरान खान साहब का कहना यह है कि वो इस्लामाबाद आएंगे, और उन्होंने टेलीफोन नंबर्स ब्लॉक कर दिए, और यकीनन उनका इशारा जो है वो इस्टेब्लिशमेंट की अहम शख्सियात की तरफ है, और वो कह रहे हैं कि मैं सिर्फ एक ही बात सुनना चाहता हूँ, और वो ये है कि इंतखाबात का ऐलान किया जाए। कल जो है, आज उनके जलसा भी कुछ देर में शुरू होगा। सियालकोट में बदमज़गी हुई, और कल जो है वो उनका जलसा फैसलाबाद में है, और कल ही मरीम नवाज साहबा और हमजा शहबाज साहब जो हैं वो गुजरात में पावर शो करें। यानी जलसे और जुलूस और ये सारे मामलात, और साथ हीट वेव और माशी क्राइसिस जो है वो बिल्कुल ऐसे है। मुल्क एक अल्लाह ना करे लेकिन एक दिवालिया या कोलैप्स की तरफ मुल्क जाता नज़र आ रहा है, अगर इसको ना रोका गया। और उसमें पिछले जब से नई ये जो गवर्नमेंट आई है, जिसका अभी तक टेक ऑफ मुझे नहीं पता कि किस तरह क्या है उसका, इसकी तामझाम क्या, किस तरह से बनाएंगे मुख्तलिफ जो इस हुकूमत का ढांचा किस तरह से उभर के सामने आएगा, लेकिन तकरीबन 10 रुपया डॉलर जो है वो तगड़ा हुआ है रुपए से। हमें यही कहना चाहिए तगड़ा। ये कहते हुए भी अजीब सा लगता है कि रुपया गिर गया, तो बेहतर है कि डॉलर की जो है वो ज़रा तारीफ़ कर दी जाए। और जब ऐसा होता है तो 1 रुपये जब नीचे जाता है तो मुल्क पे 135 अरब रुपए का कर्जा बढ़ता है, क्योंकि हम बाहर से कर्जा लेते हैं डॉलर्स की शक्ल में, और फिर रुपए को यहाँ से डॉलर में कन्वर्ट करके फिर उनको वापस करते हैं। तो अगर हमने उनसे डॉलर लिए थे उस वक्त जबकि 100 रुपये थे या 125 रुपये थे, जो वापस करेंगे हम उनको तो 200 रुपये का करके फिर वापस करेंगे। तो उसके नतीजे में पाकिस्तान के अंदर महंगाई कहाँ जाएगी आने वाले दिनों में। और साथ ही ये जो आज आखिरी दिन है 15 तारीख तक, अगर पेट्रोलियम की कीमतें ना बढ़ाई गई तो हम IMF के साथ 18 तारीख को हमारे मुज़ाकरात नहीं होंगे दोहा में। ठीक। तो अगले 24 घंटों में हुकूमत ने करना ही करना है। यानी अब अगर नहीं करते तो IMF से निकल जाएंगे, और अगर करते हैं तो फिर उसके बाद क्या मुल्क में हालात होंगे मैं नहीं जानता, क्योंकि हीट वेव जो आने वाला हफ्ता है उसमें ज़्यादा जो गर्मी है वो ज़्यादा शिद्दत से होगी। अल्लाह ताला खैर करे। लोड शेडिंग बढ़ने जा रही है पूरे मुल्क में, और फसलें जो हैं वो भी मुतासिर होने का ख़तरा है। अब इसमें जो सारी मतलब सियासी पार्टियां बयाना सब एक तरफ ज़रा रख के, लेकिन आप ज़रा मुल्क का देखें मजमूई तौर पे, तो पाकिस्तान में जो मौजूदा हुकूमत है, जिसको मैं कहता हूँ कि मुझे बिल्कुल समझ नहीं आता कि किस तरह से ये बनी है, कैसे काम करेगी। वज़ीर आज़म जो हैं वो शहबाज शरीफ साहब मुल्क से बाहर हैं, और वज़ीर आज़म जब बाहर होते हैं तो उनकी जगह कोई नहीं होता। यानी सदर अगर बाहर होते हैं तो चेयरमैन सेनेट सदर बन जाते हैं, और अगर गवर्नर बाहर होते हैं तो स्पीकर असेंबली जो हैं वो सूबे के वो, लेकिन वज़ीर आज़म होते हैं। वज़ीर आज़म की जगह कोई, तो एक तरह से आप समझें कि पूरा वज़ीर आज़म हाउस इस वक्त, यानी वज़ीर आज़म जो हैं वो इस वक्त अपनी तमाम काबीना के साथ लंदन में हैं और निजी दौरे पे हैं, क्योंकि जाहिर है कि उनको बोरिस जॉनसन ने तो नहीं बुलाया, हुकूमती तो नहीं है। अच्छा प्रोटोकॉल दिया हुआ है, जाहिर है देना है, लेकिन आप जरा तसव्वुर करें ये क्या, आप सिर्फ तसव्वुर करें
कि किसी भी मुल्क की हुकूमत लंदन में बैठी हो। यानी आप सोचें, तसव्वुर करें कि बांग्लादेश, मतलब मुझे बात कहते हुए मैं समझ से कासिर हूं कि बांग्लादेश की हुकूमत जो है वो लंदन में बैठी हो, या नेपाल की हुकूमत लंदन में बैठी हो। वजीर आजम की बात, वजीर आजम की जगह कोई नहीं लेता। वजीर दिफा की जगह, वजीर दिफा तो चलें, कहते वजीर आजम की जगह या वजीर दाखिला की जगह भी कोई एडमिनिस्ट्रेशन काम हो तो वजीर आजम होते हैं। उनकी जगह उनका प्रिंसिपल सेक्रेटरी अगर तो वो भी लंदन में शायद हैं, मैं नहीं जानता, क्योंकि उनके साथ मूव करता है उनका पूरा जो स्टाफ है, जो भी है। खुदा ना खास्ता कोई मुल्क में इमरजेंसी हो जाए, कोई जंग छिड़ जाए, कोई हालात, तो वजीर आजम आपका जो है वो एक पूरा सिस्टम है जिसमें वजीर आजम ने अब कब आएंगे, कितने दिन में आएंगे, क्या होगा। एक उधर इमरान खान साहब का इशू ये था कि जी जो टीम आई है उनको ऑपोजिशन उस वक्त की कहती थी कि इनको पता ही कुछ नहीं है, अनाड़ियों को लाकर बिठा। अब यहाँ जो लोग आए हैं वो तो उसमें वज़ीर आज़म भी हैं साबिका, उसमें स्पीकर्स भी हैं, उसमें वज़ीर ख़जाना भी हैं, उसमें वज़ीर ख़ारजा भी हैं, उसमें सब हैं, मतलब सब हैं, लेकिन मुल्क नहीं चल रहा। मतलब ये समझ नहीं आ रही कि ये कैसे है। मतलब मुस्लिम लीग, वो कह रहे हैं मुस्लिम लीग नून का इजलास हो रहा है। अच्छा, मुस्लिम, बिल्कुल बात समझ में। तो मुस्लिम लीग नून के इजलास में एक बात तय होगी, अगर इलेक्शन अर्ली करवाना है, नहीं करवाना, वो फिर वापस आके अपने इत्तेहादियों से बात करेंगे। कोई इत्तेहादी कहेगा नहीं होना चाहिए, जैसे पीपल्स पार्टी का पॉइंट ऑफ व्यू है, कोई कहेगा होना चाहिए, फिर क्या वोटिंग होगी, फिर क्या क्या ये कैसे आगे चलेगा। फॉरेन पॉलिसी किसको, वो कहते हैं ना, एक आदमी से हमने बात करनी है किसी मुल्क में, एक आदमी से हमने तुर्की पे बात करनी है तो तैयब एर्दोगन से बात करनी है, हमने अमेरिका में बाइडेन, पाकिस्तान में बात करनी है तो किस आदमी से बात करनी है। मतलब किसी पार्टी के सदर से बात करनी है, किसी वजीर आजम से बात करनी है, हमने किसी इस्टेब्लिशमेंट में किसी शख्सियत से बात करनी है, तो किससे बात करके पाकिस्तान के इश्यूज को रिजॉल्व कर, कौन हुआ है। फॉरेन पॉलिसी मतलब JUIF की कुछ और है, बिल्कुल सर, पीपल्स पार्टी की कुछ और है, मुस्लिम लीग नून, मतलब कौन, मतलब कैसे ये, मतलब माशी पॉलिसी जो है वो, मतलब IMF के पास जा रहे हैं तो या क्या डिस्कस हुआ है कैबिनेट के अंदर, ये कैसे होगा। मतलब ये कैसे, मतलब अचानक आज रात को कीमतें बढ़ जाएंगी और लोग कल सोचेंगे कि ये किसने बढ़ाई हैं, ये मतलब ये एक इज्तिमाई फैसला था, काबीना का कोई इजलास हुआ, कुछ नहीं पता। और इस तरह रियासतें, मुल्क नहीं चलते। कहीं खाना जंगी की बात हो रही है, कहीं जो है वो मतलब है कि लोग खाना जंगी तो नहीं, लेकिन ये जब पेट्रोल बढ़ेगा तो उसके नतीजे में इन्फ्लेशन और मामला सारे। अच्छा, फिर उसके बाद जो है 5 दिन रह गए दरमियान में, ठीक है, और कल जो है वो फैसलाबाद, आज सियालकोट, ख्वाजा आसिफ साहब के, ख्वाजा आसिफ वजीर दिफा हैं, और वहां पे बदमजगी हुई। बहरहाल भी जलसा होगा इमरान, देखें उसमें क्या होता है। कल का जलसा जो था उसमें टेम्परेचर हाई था बहुत ज्यादा, क्योंकि उन्होंने बराह रास्त बताया कि जी मैं कहता रहा मेरे खिलाफ साजिश हो रही है, लेकिन उसको रोकने की कोशिश नहीं की गई, और जानते थे लोग, और मेरे नाम मैं किसी वक्त भी ले दूंगा। वो आहिस्ता आहिस्ता अपना इमरान खान साहब जो है वो प्रेशर, वो मतलब ये तेज हो रहा है मामला, से कहते हैं तलखियां बढ़ रही हैं बहुत ज्यादा। अच्छा, अब इन मामलात में आईनी बहरान, माशी बहरान, खारजी महासब बहरान, सियासी बहरान, अभी तक कुछ नहीं पता। अच्छा, अगर हुकूमत फर्ज करें तोड़ दें, फर्ज करें शहबाज शरीफ साहब कहें कि मैं हुकूमत को रिजॉल्व करना है, तो केयर टेकर कैसे बनेगी। ऑपोजिशन लीडर नहीं है, ऑपोजिशन लीडर ही कोई नहीं है इस वक्त, तो केयर टेकर कैसे बनेगी वो भी नहीं पता किसी को। अच्छा, केयर टेकर अगर नहीं बनती, निगरां काबीना तो ऑपोजिशन लीडर और लीडर ऑफ द हाउस के। अच्छा, अगर तो वो कैसे मुशावरत होगी, इतनी सारी पार्टियां में कैसे होगा। और फिर इलेक्शन कमीशन में जाएगा तो इमरान खान साहब इलेक्शन कमीशन में एतमाद नहीं है। ये पूरा डिसफंक्शनल एक सिस्टम, जिसको मैं कहता हूं ना, इसमें आप जब तक आपके जो मसाइल का अंबार है, जब तक कुत्ता कुएं में पड़ा हुआ है, मैं ये नहीं जमहूरियत के खिलाफ कोई बात नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूं ये सिस्टम क्या है, मतलब इसको कोई बयान करे, कोई लॉजिक दे, कोई इसको बताए ये जमहूरियत है, ये कोई आमरीयत है, ये कोई मार्शल्ला है, ये कोई खिलाफत है, ये क्या है, जहां पर मतलब कुछ भी नहीं हो रहा सवाए इसके की गालियां। अब इशू मसला यह है कि आप यहां पर जो पिछले 2-3 दिन हुए, 2-3 दिनों का मैं जरा बात करके फिर सियासत पे आता हूं, क्योंकि एक इसमें और बहुत अजब सी बात हुई है।
एक तो ये कि शहबाज शरीफ साहब को वो मामला, मैं पहले दिन से कह रहा हूं कि रिलीफ नहीं है इसमें। इसको मुझे नहीं पता कि ये ऑपोजिशन की जमातें जो हुकूमत में आ गई क्यों नहीं समझ रही कि अगर इस्टेब्लिशमेंट न्यूट्रल है उसके आपको साइन नजर आएंगे। पीर के रोज मेरे नजदीक आप पूछे ना, आज के दिन सबसे बड़ी खबर क्या है कि जो पीर का अभी जो मंडे है, मंडे को अचानक एक सोता हुआ केस लग गया है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। और वो हाई कोर्ट में केस ये लग गया है कि वो 25 साल पहले के जो मुकदमात में थे जिसमें जरदारी साहब को बरियत मिल गई थी, वो एजीएस को टेकना और वो सारे, उनकी दोबारा जो है वो उसकी समाप्त के लिए मुकर्रर कर दी है। और आखिरी जो उसमें मतलब बरी हो गए थे जरदारी साहब वो केसेस, लेकिन वो क्या था, बरीड अलाइव जो मैं कहता हूं ना कि बरीड अलाइव, मतलब जिंदा दफन हो गए थे, कहीं वो निकल के आ गए और वो लग गए पीर को। अच्छा, अब इशू ये है उसमें वो सारे केसेस जिसमें उनको जो है मुख्तलिफ अदवार में उनको रिलीफ मिला था, वो सारे अचानक पीर को, मैंने रोस्टर देखा भी तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में केस लगे वो सारे। अच्छा, अब मुझे ये बताएं कि ये फिर कल इतनी गर्मी है इसमें, मतलब आप टीवी ऑन करें आपको सिर्फ एक चीज नजर आ रही है, या इमरान खान साहब के बयान नजर आ रहे हैं, या तो बहुत सारे लोग, मतलब एक इमरान खान बहुत सारे लोगों को कोस रहे हैं एक वक्त में, और बहुत सारे लोग मिलकर इमरान खान को कोस रहे हैं, और मुल्क अपनी जगह खड़ा हुआ है कि करना क्या आगे। वो कहते हैं इनको पकड़ना है, नहीं पकड़ना, आना है, फैसला करना है, हम 1.5 साल रहेंगे मुल्क कैसे। ये एक डिसफंक्शनल सिस्टम है। ये सिस्टम में मतलब आपने 50 के करीब वजारतें बनी हुई हैं, वो क्यों बनी हैं, कैसे बनी हैं, किसको खुश, मतलब है कि एक मैंने आपसे कहा ना कि ये सिस्टम जब, मतलब अब इसको चला के दिखा दें, इसको चला के दिखा दें, आईएमएफ के पास जाएंगे, आईएमएफ क्या आपको, ये जो बिलावल साहब की मीटिंग हो रही है, तो बिलावल साहब की मीटिंग तो ब्लिंकन से तय हो रही है, उसमें आईएमएफ का ताल्लुक ही नहीं है। और वो मीटिंग तो 17 तारीख को, तो 18 वो तो आईएमएफ यहां मुज़ाकरात कर रहे होंगे यहां पे। उससे पहले आपने तेल की कीमतें बढ़ा दी होंगी, तो अगर आपने तेल की कीमतें, उनकी सब्सिडीज लोगों के सरों पे जो करनी थी किसी वक्त, जो आपने रहने के लिए उनसे मसला है कि वो तो पहले कर दिया होगा आपने, तो फिर आप क्या करेंगे, जाके उनसे क्या कहेंगे। तो वो अलग, वो स्टेट डिपार्टमेंट के साथ मुज़ाकरा था, उनका कोई आईएमएफ से ताल्लुक, वो बस अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप, खैरियत से, बस जैसे शाह महमूद कुरैशी साहब की ब्लिंकन से होती नहीं मुलाकात। इश्यूज कुछ और है मुल्क में। इश्यूज ये है कि गवर्नेंस और जो प्रॉब्लम्स हैं लोगों के, मतलब बिजली कैसे, बिजली की कीमत भी बढ़ने जा रही है। अच्छा, अब यहां पर तो ये 5 दिन के बाद यहां पे टाकरा होने जा रहा है, और उसमें मतलब गिरफ्तारियां होनी है, खून अल्लाह ना करे गिर जाएगा, सिक्योरिटी क्राइसिस पैदा हो रहा है। मैं बार बार ये बात कहता हूं कि सिक्योरिटी क्राइसिस, ये कराची में जो वाकया पेश आया, जी हाँ, बाकी और वाकयात पेश आ रहे हैं, तो सिक्योरिटी क्राइसिस अपनी जगह पनप रहा है। और अगर वो ऐड हो गया इसमें खुदा मैन मेड या कोई और कोई वाकया, तो फिर ये मामला जो है वो हाथ से निकल जाएंगे। कि ये हुकूमत की जिम्मेदारी, अगर कुछ मसाइल पैदा होते हैं तो पहले हुकूमत पर जाएगी। पहले मुझे हुकूमत का समझ आए ना, मुझे पता हो कि किससे बात कर, मतलब एक आपके पास जो है वो एक शख्सियत होती है, तो आप कहते हैं यहां पर एक वजीर, ये बहुत सारी शख्सियत हैं, और वो सारे, देखें ये कभी आपने सुने कि, देखें एक कंपनी में भी एक सीईओ होता है, मतलब एक सीईओ होगा, कभी आपने सुना है कि एक कंपनी में 50 सीईओ हो, 50 लोग हो, 50 के 50 सीईओ हो, तो आखिर में कंपनी का क्या बनेगा। मेरा नुक्ता नजर सिर्फ ये है कि ये जो है, ये इस तरह नून लीग पे आपने जैसे बात की कि मलबा सारा जो है वो आने वाले दिनों में नून लीग पॉलिटिकल कैपिटल, पॉलिटिकली क्या इसको ले पाएंगे, तो इंतखाबात वाहिद ऑप्शन नहीं है हुकूमत के पास। अब नहीं, अब छोड़ देना, अब तो वो करेंगे तो कहेंगे इमरान खान के कहने पे हुआ है भाई, या तो फौरन कर लेते हैं ना, या तो फिर उसके बाद इमरान खान को पहले फिक्स करना है। भाई इमरान खान को फिक्स करना है कि कोई मईशत को फिक्स करना है, भाई मईशत को फिक्स करना है कि खारजा पॉलिसी को फिक्स, पहले आप ये बताएं ना, पहले बिजली को फिक्स करना है, मतलब कौन सी चीज पहले, प्रायोरिटी क्या है, नंबर 1 होता है ना चीजें, पॉइंट नंबर 1, तो आप कहते हैं जी सबसे पहली प्रायोरिटी मेरी ये है कि क्या, तो नंबर 1 इमरान खान, 2 इमरान खान, 3 प्रायोरिटी है इमरान खान को फिक्स करो। तो अगर ये प्रायोरिटीज आपकी, तो फिर आपने मईशत को देखिए, क्योंकि इमरान खान आ गए ना हावी हर चीज के ऊपर, बाकी चीजें रह गई पीछे, सारे मामला, रियासत के मामला तो पीछे रह गए, और हुकूमत भी पीछे रहे, उसको समझ ही नहीं आ रहा, इतने सारे लोगों को मिलकर नहीं समझ में आ रहा कि इमरान खान को कैसे फिक्स करें। अब मसला और इश्यूज कुछ और हैं। अब यहां पर मैंने कहा 5 दिन रह गए, उस जरदारी साहब के मुकदमा अचानक निकल के आ गए सामने, वो उधर से वो फर्ज जुर्म का इशू उनका था, वो अपनी जगह पे पड़ा है। तो ये यहां पर प्रॉब्लम्स बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं, और इसका बोझ कैसे
शहबाज शरीफ साहब की, क्योंकि जाहिर है शहबाज शरीफ साहब ही वजीर है, लेकिन आप देखें कुछ हुआ है, कुछ ऐसा हुआ है जिसकी वजह से नवाज शरीफ साहब सऊदी अरब नहीं आए। जो मैं पहले दिन से बात कह रहा हूं ना कि इश्यूज नहीं है, इसमें रिलीफ नहीं है। मुझे बताएं, मरीम नवाज साहब बाहर नहीं गई, क्यों नहीं गई? रिलीफ नहीं है इस सेटअप के अंदर। बिल्कुल सर। इस सेटअप में इन्होंने वही हुआ जो अमेरिका ने कहा था। मैं हमेशा मिसाल देता हूं कि सद्दाम हुसैन को मार दो, तो अगले दिन देखेंगे क्या होगा, इराक में कोई मसला ही नहीं होगा। या यहां से हटा दो ना उसको, तालिबान की हुकूमत खत्म करो, अगले दिन सोचेंगे क्या क्या कर रहे हैं वो उसके बाद फिर जो हुआ सो हुआ। तो मतलब इमरान खान को हटा दो, फिर सोचेंगे। तो भाई फिर क्या मतलब उनको आप कह रहे हैं कि असद उमर तैयार नहीं थे, तो इधर तो 50 लोग तैयार थे। इनको नहीं पता था कि क्या होना है मुल्क में मईशत का। तो अचानक जब आए हैं तो उसके बाद नहीं, अच्छा तुम ये ले लो वजारत, तुम ये ले लो, तुम ये ले लो, तुम ये ले लो, ऐसे दर बांट दिया, अल्लाह खैर साल। अच्छा इसको नहीं पसंद देता होगी। इस तरह मुल्क नहीं चलते, इस तरह रियासतें नहीं चल, और नहीं चल इसको बैठ के कहीं ना कहीं हमने आगे जाके मतलब बैठना है ना सबने, या हमने बैठना ही नहीं आपस में मुल्क को चलाने के। मुल्क रुक गया है एक जगह पे, रियासत रुक गई है, लोग परेशान हैं, उनको नहीं समझ में आ रहा कि हमने कहां जाना है। स्टॉक मार्केट और सुने, और ये मैं इससे पहले कि मैं जरा सियासत की बात करूं, 3-4 वाकयात ऐसे हैं जो बराह रास्त पाकिस्तान के ऊपर असरअंदाज होने जा रहे हैं। सबसे पहले तो तमाम पाकिस्तान की तरफ से, अपनी भी तरफ से, अपनी जो ज़ाहिर हमारी टीम है, सबकी तरफ से बहुत ज़्यादा दिल की गहराइयों से हम ताज़ियत करते हैं खलीफा बिन जैद अल नहयान, जो कि मुत्तहिदा अरब अमारात के खलीफा, जिनका खलीफा बिन जैद अल नहयान वहाँ के सदर, और उनका इंतकाल हुआ 2014 में। इनका स्ट्रोक हो गया था, और ये जो हैं ये बड़े कमाल के आदमी, बड़ी कमाल की शख्सियत। 2004 में जब इनके वालिद का इंतकाल हुआ तो उसके बाद फिर ये खलीफा बने थे। 7 रियासतें, मुत्तहिदा अरब अमारात, 7 रियासतें 1971 में ये वजूद में आई। अब देखें दुनिया कहां से कहां। 71 में ये ब्रिटेन ने कहा कि हम यहां से जा रहे हैं, तो पहले ये हुआ कि 6 पहले था कि 9 रियासतें मिलेंगी आपस में। तो जो शेख जैद बिन नहान थे, जो पहले सदर थे, यानी इनके वालिद, जिनका इंतकाल हुआ है, इनके वालिद, तो वो फिर बैठे। ये मुख्तलिफ ट्राइब्स थे, मुख्तलिफ रियासतें थी, मुख्तलिफ कबाइल थे, और इनका जो है जब ये यानी सऊदी अरेबिया तो पहले आ गया था ना, 1932 में आ गया था सऊदी अरेबिया, तो इनकी बाकायदा लड़ाई हुई थी सऊदी अरेबिया से। ये 1952-53 में सऊदी अरेबिया से लड़ाई हुई थी बाकायदा, इनकी सऊदी अरेबिया से लड़ाई हुई थी, ये जो अबू धाबी है, और सऊदी अरेबिया से भी हुई थी, ओमान से भी हुई थी। सही। और वो इसलिए हुई थी कि वो ज़ाहिर ब्रिटिश दरमियान में आए थे, क्योंकि वो तेल का इशू था, किसका इलाका। ये फिर 2004 में कहीं जाके इनके डिस्प्यूट सऊदी अरेबिया के साथ, और 2008 में शायद ओमान के साथ इनके मामला ठीक हुए। तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग है। लेकिन मैं जो बात कहना चाह रहा हूं वो ये है कि ये शुरू में 9 रियासतें थीं। शुरू में बहरीन ने भी आना था इसमें, शुरू में इसमें जो है वो कतर ने भी आना था। सही, ठीक। लेकिन तो 9 रियासतें होनी थी, लेकिन ये 6 रियासतें इस बात पे कायल हुई कि हम इकट्ठे होते हैं। रासुल खैमा जो है वो 1 साल के बाद आया 1972 में। और ये उनके जो बाबा, जिनको जैद बिन नहयान फैमिली, तो नहयान फैमिली के पहले प्रेसिडेंट, उनके साहबजादे का इंतकाल हुआ, उनके बड़े साहबजादे, और फिर उनके साहबजादे का इंतकाल हुआ, और फिर जो उनके साहबजादे जिनका इंतकाल हुआ, ठीक है, उनके सुतेले भाई, अच्छा, जो है वो एमबीजी हैं। सही। यानी एमबीजी उनके बेटे नहीं है, ध्यान में रखें, ये है नयान फैमिली, लेकिन ये उनके भाई हैं, सुतेले भाई हैं। ठीक है, ठीक है। और इंतहाई आला मर्तबत, तो इसलिए ये भी मोहम्मद बिन जैद हैं। ये भी वो खलीफा बिन जैद थे। वो खलीफा बिन जैद थे जिनके नाम पे बुर्ज खलीफा है। अच्छा, बुर्ज खलीफा उनका नाम है, ठीक है ना। तो खलीफा बिन जैद, तो खलीफा, ये पहले बुर्ज दुबई था, जो कि जिसका नाम बाद में बुर्ज खलीफा रख दिया गया उन्हीं के नाम पे, ठीक है। खलीफा उनका नाम था। अच्छा, तो अब उसमें यह है कि ये जो है ये उनके भाई, सुतेले भाई, और 61 साल, और वन ऑफ द मोस्ट डायनेमिक पर्सनैलिटी जिसे कहते हैं, मोहम्मद बिन जैद।
और ये जाहिर है कि मतलब रियासतों के हवाले से रियासतों के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट और वली है उनके साथ रहे। और ये 2014 के बाद से ये जब से स्ट्रोक हुआ तो वो कम नजर आते थे पब्लिक में, तो ये बहुत ज्यादा दुबई के अंदर आपको, और ये जो है यानी दुबई के अंदर तो मखदूम फैमिली है ना, राशिद बिन मखदूम जो वली अहद हैं यूएई के, और ये वली जो मखदूम और मखदूम फैमिली और नहयान फैमिली, ये पीछे आप चलते चले जाएं तो ये बनी यास कबीला है। तो इसलिए अबू धाबी और दुबई का एक ताल्लुक है वो सदियों पुराना, सदियों पुराने। ये पहले कई साल साल पहले चले जाएं तो कबीले आपस में बनी यास मिलते हैं। और शारजा और रासुल खैमा वो एक तरफ हैं, ठीक है, उनके कबाइल वो एक तरफ से मिलते हैं जाके पीछे। तो बहरहाल पाकिस्तान का बरादर मुल्क, और एक उसके नतीजे में डायनामिक बड़ी तब्दीलियां अब इस खत्ते में आएंगी, क्योंकि ये बड़ा स्ट्रेट विजन रखती है शेख मोहम्मद बिन जायद जो एमबीजी। पॉलिसीज में कोई डिफरेंस है दोनों? पॉलिसीज नहीं बड़ी, ये बड़े मतलब अब मतलब ये नेक्स्ट जनरेशन, लेकिन है ये, मैंने आपसे कहा ना कि ये जो बानी है, जो बानी है यूएई की, ये उनके भी उनके बेटे ही हैं। अच्छा, ठीक है ना, मतलब ये इनके सुतेले भाई का इंतजार। अच्छा, और ये 5 भाई हैं, यानी शेखा फातिमा इंतहाई ऑनरेबली उनके 5 भाई, जैसे वो सुदैरी 7 थे तो ये यहाँ पे 5 भाई हैं। और ये इंपॉर्टेंट, यानी जो शेखा फातिमा के जो हैं, जो कि तीसरी वाइफ थी। अच्छा, तो एक तो बात ये होगी, तो हमारी तरफ से ताज़े। दूसरी जो बात है जो बराह रास्त असर पाकिस्तान पर डालने जा रहे हैं सूरत हाल, वो ये है कि क्रिप्टो करेंसी क्रैश हो गई है। यानी आप देखें कि लोगों ने पूरी दुनिया में पैसा, फॉरेन पॉलिसी, द क्रिप्टो करेंसी क्रैश इज रीप्लेइंग 2008 एज एब्सर्डली एज पॉसिबल। और फाइनेंशियल टाइम्स ये बता रहा है द वीक दैट शुक क्रिप्टो, पूरी दुनिया में टक करके बिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ डॉलर जो है। फॉर्च्यून लिख रहा है कि बिटकॉइन 50% क्रैश, इरेज ऑल ऑफ इलॉन मस्क का वो जो था ना टेस्ला वाला, जिसने वो ट्विटर कहता मैं खरीद रहा हूं, उसके पैसे सारे के सारे जो है वो होल्ड पे चला गया। ट्विटर उसमें बिटकॉइन में डाले हुए थे, ठीक है। और ये जो है, ये न्यूयॉर्क टाइम्स कह रहा है क्रिप्टो करेंसी मेल्ट डाउन इन अ परफेक्ट स्टॉर्म ऑफ फियर एंड पैनिक। पूरी दुनिया में अब जहां जहां क्रिप्टो करेंसी देखे ना, बिटकॉइन भी गिरा, साथ उसके जो है वो मतलब और करेंसी भी, मतलब कई करेंसी गिनी शुरू हो गई। लेकिन उसमें इशू ये है कि ये उससे तय हुआ कि ये अभी बहुत ज्यादा डेवलप नहीं है सिस्टम। ये मतलब ये जो एक तो ना टेथर भी गिर गया, अनप्रेडिक्टेबल। हम बात डिटेल में कर चुके हैं कि जी वो इसमें आपको बैंक का सिस्टम नहीं होता, उधर से पैसे खरीदे, उधर से आपने डाल लिए, वैले के अंदर आपको कोड मिल गया, कोड के उधर मीडिएटर बीच में आपकी, मतलब है कि कोई बैंक में नहीं है कि कोड आपका डिजिटल करेंसी है। पहले भी इसमें डिटेल में क्रिप्टो के अंदाज में उसके कोड्स हैं आपके पास, अब जा जाएं निकलवा लें, और इसकी माइनिंग भी हो रही है सब कुछ। लेकिन जो गिरा है तो ट्रिलियंस इसमें से गायब, इतनी अनप्रेडिक्टेबल है। और इसके नतीजे में फिर ये सवाल खड़ा हो गया कि ये जो फ्यूचर की जो टेक्नोलॉजी है, ये जो डिजिटल करेंसी है, उसका क्या फ्यूचर है और क्या रिलायबल है भी नहीं है। किसे पूछें क्या करें, जाके तो गायब हो गए, गिर गए। अच्छा, और 200 अरब एक दिन में डूबे लोगों के। अच्छा, दूसरा वाकया ये है जो कि मेरे ख्याल से इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम इसको कैच करेंगे जो चंद दिनों के वाकयात रह गए हैं और उसके बाद फिर आगे। अच्छा, और फिर मैं मुल्की सियासत पे दोबारा वापस आ जाऊंगा। दूसरा वाकया ये हुआ है। तीसरा वाकया ये हुआ है कि श्रीलंका के अंदर क्राइसिस बढ़ता जा रहा है, लोग सड़कों पे हैं, कुछ नहीं समझ आ रहा श्रीलंका में। और वहां पे एक सीट जो पार्लियामेंट में थी वो अब वजीर आजम बने हैं, यूनिटी गवर्नमेंट बनाने की कोशिश हो रही, श्रीलंका हाथ से निकल गई, हंगामे जारी हैं, ठीक है। नए जो वजीर आजम बने उनको भी लोग नहीं मान रहे। उसके बाद 2 मुल्क फिनलैंड और स्वीडन, फिनलैंड और स्वीडन जो हैं वो नेटो के अंदर शामिल हो रहे हैं। फिनलैंड का वो लंबा सा बॉर्डर है, ये मतलब रशिया के साथ एक बॉर्डर है, और रशिया की कंसर्न नहीं, रशिया ने बिजली उनकी काटनी शुरू कर दी। और ये फिनलैंड की लड़ाई हुई है, रशिया से अलग हुआ था ये 1917 में जब ये वहाँ पे इनकलाब आया था, तो उसके बाद ये अलग हुआ था। और ये अगर ये शामिल हो जाता है तो ये जितनी ऑलरेडी रशिया के साथ बॉर्डर्स हैं नेटो के, वो दुगने हो जाएंगे, डबल हो जाएंगे। तो ये जो है फिनलैंड और स्वीडन, 2 मुल्क जो हैं, ये मुल्क, इन मुल्कों ने ये कल गालिबन ऐलान हो रहा है कि जी हम जा रहे हैं फिनलैंड में, फिनलैंड साथ जा रहा है उसके नेटो में साथ जा रहे हैं। ये बहुत बड़ी सक्सेस है अमेरिका की। लेकिन
उसके साथ ही इशू ये है कि वहां आसियान के साथ जो मैंने पिछली हमारी नशिश में बात हुई थी कि आसियान मुल्क, ये जो 10 ममालिक हैं आसियान के, जो कि जहां पर असल खेल है चाइना के अगेंस्ट, यानी साउथ चाइना सी और ईस्ट चाइना सी, सारे आसियान मुल्क हैं, उनकी समिट हुई है। प्रेसिडेंट बाइडेन ने सबको बुलाया, लेकिन वहां पर जो अलामिया जारी हुआ है उस अलामिया में जिक्र नहीं है चाइना का। फिर वही मसला, ठीक है, कोई मतलब है कि वो अपनी ट्रेड को किसी सूरत जो है वो अपनी ट्रेड खराब नहीं करेंगे चाइना के साथ, और खासतौर पे यूक्रेन और बाकी मामलात पे, और वो रशिया के अगेंस्ट भी नहीं गए। देखिए ना, सिंगापुर ने एक बात की, किसी ने सिंगापुर ने एक जगह बात कर ली, लेकिन प्राइम मिनिस्टर ने उनके वहीं कहा जाके वाशिंगटन में कि जी हम इसमें ट्रेड में हम नहीं जाना चाह रहे, कोई साइड नहीं लेना चाह रहे। किसी ने रशिया को कंडेम किया, किसी ने कंडेम नहीं किया, कोई बाइकआउट कर गया, कोई न्यूट्रल रहा, इधर उधर सारे। अच्छा, तो नहीं, तो बात ये सारी कि वो आसियान के जो ममालिक हैं, और प्रेसिडेंट बाइडेन अगले हफ्ते यहाँ पर आ रहे हैं, यानी एशिया में आ रहे हैं। एशिया का पहला दौरा उनका साउथ कोरिया और जापान का दौरा हो रहा है। अच्छा, और ये इंपॉर्टेंट इसलिए कि यहाँ पर जो है, सॉरी, साउथ कोरिया और जापान का दौरा आ रहा है, और यहाँ पर जो है वो आके और फिर वो समिट वगैरह शायद क्वाड की कॉल करेंगे। अच्छा, और इसी दौरान तो ये इवेंट्स हो रहे हैं बहुत सारे, और प्रेसिडेंट पुतिन इसी दौरान, अभी मैंने थोड़ी देर पहले एक बयान देखा है जो कि उस बयान को अगर हम दिखा सकें, क्रेमलिन का बयान है, टेलीफोन कन्वर्सेशन विद प्रेसिडेंट ऑफ ताजिकिस्तान। ये प्रेसिडेंट पुतिन ने जो बात की, अगर हम दिखा सकें, अभी ये मैं देख रहा था, 1 मिनट, इसको देखें। ये देखें क्या बात हुई है, ये 13 तारीख को बात हुई है, यानी कल, ठीक है। प्रेसिडेंट जो हैं वो प्रेसिडेंट्स की दोनों की बात हुई है, और डिस्कशन क्या हुआ है, डेवलपमेंट इन अफगानिस्तान। देखें, अफगानिस्तान की सिक्योरिटी कंसर्न्स पे बात हुई है। ताजिकिस्तान है, ये वो ताजिकिस्तान है जो जहां के ताजिक सख्त खिलाफ थे, यानी नॉर्दर्न एरिया, नॉर्दर्न अफगानिस्तान, ठीक है। और इनकी दोनों की बात हुई है अफगानिस्तान के अब तक हालात ठीक नहीं है, प्रेसिडेंट पुतिन और ताजिक, और उन्होंने कहा है कि ये कलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो भी डिस्कस हुआ, लेकिन टॉपिक क्या था, अफगानिस्तान बॉर्डर, ताजिकिस्तान अफगानिस्तान बॉर्डर। ये वो इवेंट्स हैं जो इंपॉर्टेंट इवेंट, ये क्रेमलिन ऐसे नहीं जारी करेगा अपनी प्रेस रिलीज, ठीक है। तो इशू ये है कि अच्छा, ये जो फिनलैंड और ये आ रहे हैं दोनों, स्वीडन, तो उस पर रजब तैयब उर्दोगन ने एतराज उठा दिए। वो कहते हैं कि ये तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि उसकी वजह ये है कि फिनलैंड जो है, सॉरी स्वीडन और फिनलैंड फतह गुलन के जो हामी उनको भी सपोर्ट करते हैं, और वो कुर्दिस्तान की जो पार्टीज हैं उनको भी सपोर्ट करते हैं, तो वो ये छूट गया। पाकिस्तान के अंदर आने वाले दिनों में लॉलेसनेस, क्योंकि जब पता नहीं है कि हु इज कॉलिंग द शॉट्स, पाकिस्तान को मतलब कैसे कौन चला रहा है। बज़ाहिर आपको ऐसा लगेगा कि इमरान खान ही चला रहे हैं, क्योंकि सारा कुछ उनके गिर्द ही घूम रहा है। भाई जिस महफिल में जाके बैठ जाएं तो या लोग इमरान खान को कोस रहे हैं या इमरान खान की तारीफ कर रहे हैं, और यानी सियासी डिस्कशन ये हो रहा है, या फिर लोग कह रहे हैं कि बिजली का क्या हो गया, ये पेट्रोल का क्या होगा, ये रोजी का क्या होगा, ये गर्मी का क्या होगा, ये पानी का क्या होगा आने वाले दिनों में, ये बच्चे स्कूलों में कैसे जाएंगे, हीट स्ट्रोक्स होना शुरू हो गए हैं, और खुदा ना खास्ता कोई बीमारियां हो गई, पहले पैसा कहां से आएगा, पावर प्लांट, बुनियादी जिंदगी लोगों की चलेगी। तो अब इस पूरे के पूरे इशू में मुझे बताएं, अब यहां पर इलेक्शंस की डेट अगर अनाउंस नहीं होती, और तो इमरान खान जो है वो, अच्छा, उनका प्रेशर बिल्ड ज्यादा हो रहा है। उसकी वजह यह कि सामने जो है वो, मैंने आपसे बात की ना कि वो जो मौलाना फजलुर रहमान साहब कहते थे उस वक्त, और उस वक्त मुस्लिम लीग नून भी कहती थी कि हम इमरान खान को भेज के डिसाइड करेंगे कि क्या करना है। अच्छा, खिजाएं जाएं तो जाएं, बहारें आए ना आए, तो वो बहारें तो बिल्कुल ही गायब है कहीं, वो तो गर्मी आ गई है। हाँ। वो तो 47 डिग्री पारा चढ़ गया है, तो इसमें बहारें तो गायब ही हो गई है ना अचानक, तो अजीब ही हो गया मामला। तो अब मसला ये है कि हु इज कॉलिंग द शॉट्स, मतलब मुल्क को कौन चला रहा है। अगर मुल्क की सिक्योरिटी का मसला, आईनी मसला, माशी क्या यह मुमकिन है कि हम अपनी अपनी जात से थोड़ी सी देर के लिए, थोड़ा सा अपने आप से निकल के, मतलब अपनी, जिसको देखे ना, मेरी एक बड़े अहले नजर एक शख्सियत है, मैं नाम नहीं लेना, जो उनसे बात, उन्हें नफ्सा नफ्सी का दौर है, उन्हें का प्रॉपर दौर फितन है जिसमें नफ्सा नफ्सी होती है। तो मैं बिल्कुल उनकी बात सुन के, उन्होंने कहा कि नफ्सा नफ्सी का दौर है, और यही तो है नफ्सा नफ्सी के, हर शख्स अपनी बात कर रहा है, मेरा क्या होगा, मैं क्या करूंगा, मेरा बताओ, बिल्कुल ठीक फरमाया, कोई किसी का नहीं सोच रहा। एक ब्रेक का वक्त हुआ है डॉक्टर साहब, वापस आके यहीं से मुल्क का भी कोई नहीं सोच रहा, बदकिस्मती के साथ। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सर, ब्रेक ले लेते हैं, वापस आके बात करेंगे। नाज़रीन, एक ब्रेक हमारे साथ रहिए।
डॉक्टर साहब, इमरान खान साहब ने जो बात की है कि इलेक्शन के ऐलान तक किसी से बात नहीं होगी और सबको ब्लॉक कर चुका हूं, किस तरफ इशारा कर रहे हैं और मामलात क्या, इसके बाद आप किस तरफ देख रहे हैं कि क्या इमरान खान साहब एक जारहाना सियासत की तरफ जा रहे हैं या एहतजाजी सियासत की तरफ जा रहे हैं? देखें, ये जो है ये अगर तो ये बात मैं पहले कह चुका हूं और मैं दोबारा अपनी बात, पहली बात तो ये कि डिसफंक्शनल सिस्टम है। सिस्टम एक जा चुका है सिस्टम, बस उसको आप जैसे मर्जी खड़ा करें, ठीक है। एक प्रॉपर मैंडेट के साथ एक हुकूमत आए जिसको अवाम जिसको ट्रस्ट दे, चाहे वो मुस्लिम लीग नून की हो या पीपल्स नहीं। इसके बाद मुस्लिम लीग ये जो सारा बोझ उठाया, मैंने आपसे कहा ना कि इसको कैसे फिक्स इकोनॉमी या फिक्स इमरान खान या फिक्स फॉरेन पॉलिसी या फिक्स बिजली पानी बिल लोगों की जिंदगियां, ये जो पूरा सेटअप है इसमें पॉसिबल नहीं है। इसमें ये मुमकिन ही नहीं है कि आप इतनी सारी पार्टियां, फिर इत्तेहादियों से पूछा जाएगा, फिर इत्तेहादी फैसला, ये कैसे मुमकिन है, कैसे हो सकता है? लीडर ऑफ द ऑपोजिशन ही कोई नहीं है हाउस में, तय नहीं हो रहा कि वो इधर से बनाना है कि उधर से बनाना है, वो पीटीआई, और वक्त निकल रहा है तेजी के साथ, वक्त जा रहा है तेजी से आगे। और इसमें जो है वो अगर तो इस वक्त इलेक्शंस होते हैं तो मुस्लिम लीग नून जो है, मुझे नहीं पता कि नवाज शरीफ साहब के क्या जहन में है या वो क्या फैसला करते हैं, या मुझे ये, मैं इसको समझने से कासिर हूं कि उन्होंने, यानी इसहाक डार साहब भी अगर वापस नहीं आ रहे मुल्क और नहीं आ सकते, और अगर मरियम नवाज साहब भी मुल्क से नहीं जा सकती, तो फिर इसमें रिलीफ कहां है? ये किस कदर अजीब सी बात है कि जो है वो पाकिस्तान की हुकूमत, यानी इसको ये अजीब सा मामला है, ये ऐसे हो नहीं सकता किसी भी जगह। तो चूंकि डॉक्टर साहब आप बता रहे हैं कि आसिफ जरदारी साहब के खिलाफ भी केसेस बन रहे हैं, तो क्या इस वक्त इंतखाबात का मुतालबा सही नहीं है? कहीं दुनिया में सुने, कहीं आप सुने किसी अफ्रीकन कंट्री की पूरी काबीना किसी दूसरे मुल्क में जाकर बैठ जाए, जर्मनी में बैठी और वहां फैसले हो रहे हैं, और सरकारी दौरा भी ना हो? सर पॉसिबल नहीं, मुझे ये मतलब अच्छा नहीं लगता, मतलब मुनासिब नहीं है। अब नवाज शरीफ बाहर हैं, जलावतनी में, जो भी है मामला, या तो वापस आए, देखिए ना, वापस आके देखिए यहां पर हुकूमत है ना, क्या क्या होगा मुझे बताएं। अब वो वाली सूरत हाल नहीं है जो कि इमरान खान, या वो चले बाहर रहें और उनकी सेहत का जो भी मामला, लेकिन ये कोई अच्छा मैसेज नहीं जा रहा। देखिए ना, कोई अच्छा मैसेज इस वक्त उनको, यानी कोई चीज ऐसी है जो रुक गई है ना वापसी पासपोर्ट के बाद, वो क्या मामला है? अच्छा, उसके बाद जो है वो इलेक्शंस में अगर अभी चले जाते हैं, मुझे तो इसमें कोई, मुझे नहीं समझ में आता कि कौन सा इमरान खान का मामला मुतालबा गलत है और कौन सा इधर। इलेक्शंस में अभी चले, फर्ज करें चले जाएं इलेक्शंस में, ये फैसला करते हैं तो एक हैवी मैंडेट के साथ गवर्नमेंट आ जाए, अच्छा प्रॉपर मैंडेट लेकर आए और उसमें इंश्योर करें आप। अभी तो देखें जो हालात हैं इस वक्त, उसमें तो यकीनी तौर पर ऐसा मुमकिन नहीं है ना कि धांधलियां और ये हो, उसमें तय कर ले बैठ के क्या जो बैरून मुल्क पाकिस्तानी हैं जिनका इशू है उनको किस तरह से इंक्लूड करना है, कैसे करना है, क्या वो डरेंगे इस बात से कि उनका वोट, ओ भाई आप मैंडेट के साथ आए, प्रॉपर अवाम का ट्रस्ट हो और फिर उसके बाद फैसले करें मजबूत। अब यहां पर तो सूरत हाल ये है कि वो एक ही पार्टी में कई आ रहा है, उस पार्टी में भी कई आ रहा है, फिर काबीना में होगा, फिर तय होगा, फिर खिताब होगा, फिर उसमें, ओ भाई 5 दिन रह गए दरमियान में, और अवाम को भी एतमाद में इमरान खान, देखें इमरान खान साहब वो तोड़ ताड़, वो छोड़ देना, आइन कहता है, कानून कहता है, गवर्नर ही नहीं किसी सूबे में, किसी सूबे में गवर्नर ही नहीं है अभी तक, सदर बैठी है अपनी जगह। अच्छा वो भी हुकूमत के नहीं है, देखिए ना, सदर अपनी जगह मौजूद है, सदर को कैसे आप इंपीच करके हटाएंगे? वोटती नहीं, मैं आपसे कह रहा हूं ना कि वो, और यहां पर रिलीफ नहीं है, जो मैं असल में पहले दिन से बात कह रहा था कि 2008 में एक मामला हुआ था कि रिलीफ हुआ, यहां रिलीफ नहीं है। जब रिलीफ नहीं है तो आपने पूरे स्यापा, ये क्या है, इसको क्यों लिया अपने सर पे कि वजीर आजम वहां गए लंदन? भाई नवाज शरीफ साहब को आना, कोई गड़बड़ हुई है ना बीच में जी। वो क्या गड़बड़ हुई है वो बताएं लोगों को, और उसमें फिर उसके बाद यहां पर आके मिफ्ता इस्माइल साहब जो हैं, वो जाहिर है कि मतलब है कि वो तो मतलब, या फिर पीपल्स पार्टी लेके, मतलब कोई ये मैं नहीं कह रहा कि मैं उनकी सलाहियतों पे, मतलब ये कैसे मुमकिन है कि ये अचानक हो गया और वो वजारतें ही नहीं है जिन्होंने बम गिराने सर पे, वो सारे उधर गए हुए हैं, पीपल्स पार्टी के पास दूसरी पोस्टें हैं, वो उधर से कर रहे हैं। वो ये इसको जो है बराए करम जरा संजीदगी से हमारे अकाबरीन देखें, ये मुल्क का मामला है। मैंने कहा ना, थोड़ी सी देर के लिए हम थोड़ा सा
यानी कहें कि यार 1 मिनट ठहर जाओ, यानी बहुत बहुत खा कमा लिया सब ने सारी जिंदगियों में, बहुत पैसा है, अब थोड़ी सी इज्जत भी कमा लें, ठीक है ना, लोगों से पैसे बहुत ले लिए, थोड़ी सी दुआएं भी ले लें, मतलब एक रहम करें। इसमें इशू ये है कि ये बिल्कुल नहीं कि जी ये मतलब एक सिस्टम चला गया है, मतलब है ही नहीं, एग्जिस्ट नहीं कर रहा। अब उसको जोड़ के तो ऐसे करके हम भाई हैं आपस में चलेंगे, फ्लां करेंगे, नहीं ये है यूं करें, हड्डी पसली तोड़ देंगे लोगों की, मतलब इसमें ये सारा का सारा जो वोट बैंक है, जो सारा का, और ये मैं संजीदगी से कह रहा हूं, इस वक्त ये जितना वोटर है, जितने लोग हैं, उन्होंने वो भूल गए हैं कि जी 3 साढ़े 3 साल क्या हुआ है। अब आप उनको याद दिलाते रहे ऐसे पर्चे निकाल निकाल के, ये लोगों को ये भी नहीं याद वो क्या था, पंजाब के वजीर आज़म का नाम भूल गया हूं, मैं भी भूल गया हूं, कौन से थे इमरान खान साहब के दौर में होते थे, उस्मान बुज़दार। उस्मान, अजय उनका नाम है? उस्मान बुज़दार साहब होते थे कोई, अच्छा उनके दौर में पता नहीं क्या होता था। अब ये दौर है, हम देख रहे हैं ना अभी क्या हो रहा है। लोगों को लोग भूल जाएंगे चीजें, आप याद दिलाते रहे, ये फराह खान है, ये फलां गोगी है, फलां गोगी है, फलां है, दिमाग ने लोगों के दिमाग से निकलो, कहेंगे भाई 1 मिनट हट जाओ, वैसे ही सर्दी में दिमाग पिघल रहे लोग। और मसला ये है कि आप इसमें इलेक्शन में चले जाते हैं, या कोई रिफॉर्म्स कर ले बैठ के आपस में, यानी मुल्क को यहाँ पे ये कोई खाना जंगी। और वो खान साहब भी कह रहे हैं कि न्यूक्लियर गिरा दो, इससे अच्छा तो इनको बिठाने से अच्छा है कि एटम बम गिरा दो। पता नहीं उन्होंने भी किसी उसमें बात की आके, लेकिन 5 दिन रह गए जलसे में उनके, आप लोग देखें, अब जलसे में लोग देखें उनके इतने, यानी आप लोग हैं उनके जलसों में, बड़े जलसे हो रहे हैं। तभी तो मुस्लिम लीग नून ने कल जलसे अपने कॉल किए, मरीम नवाज साहब और हमजा शहबाज सही नहीं वजीर आला पंजाब होंगे। और कल का जलसा क्यों इंपॉर्टेंट है? कल का जलसा इसीलिए उन्होंने करना है गुजरात में, और गुजरात में दावत किसने दी है? चौधरी सालिक। और फैसलाबाद की इंपॉर्टेंस क्या है? राना सनाउल्लाह साहब, और वहां वो और सियालकोट और शेख रशीद साहब, खास तौर पे खिताब करने के लिए वहां पे शेख रशीद साहब होंगे। और आज वो सियालकोट पे रात को एहतजाज हो रहा है कि सियालकोट में क्या हुआ है, वो सड़कों पे हैं लोग, ये गिरेगा बम सरों पे, लोग और सड़कों पे निकलेंगे कि निकलो यार, सड़कों पे निकलो, बाहर निकलो घरों में। मतलब मेरा सिर्फ ये कहना है कि लोगों के साथ खुदारा अपने आप को डिस्कनेक्ट मत करें। सियासी जमातें लोगों के अंदर बैठ के देखें कि क्या पल्स है यार, ये मोहल्ले गली मोहल्ले में क्या बात हो रही है इस वक्त। गली मोहल्ले में मसला ये है कि बिजली के अगले अचानक रात को 195 का होने लगा है। कम से कम अगर आप एक सब्सिडी कम से कम भी लगाते हैं ना अगर किस्तों में भी, हाँ, तो 195 रुपए का पेट्रोल लीटर हो जाएगा और 230 के करीब डीजल जाएगा। तो इशू ये है कि इसके अंदर अब मुझे बताएं कि सब्जियां, भारत ने पाबंदी लगा दी है कि गंदम बाहर नहीं जाएगा, हालांकि उनकी डील हुई थी, लेकिन वहां पे फसल और किल्लत और ये सारे, फूड सिक्योरिटी एक बड़ा इशू, फूड सिक्योरिटी बहुत बड़ा इशू खड़ा हो रहा है पूरे पाकिस्तान के अंदर गर्मियों की वजह से। ये गर्मियां, ये क्लाइमेट चेंज, ये ग्लेशियर पिघल रहे हैं, और सबसे खौफनाक बात इसमें यह है कि ये जो ग्लेशियर पिघल रहे हैं, गर्मी ज्यादा आने, जो बर्फ पिघलना शुरू हो गई, ग्लेशियर पिघल रहे हैं, तो आपने जो फ्यूचर की प्लानिंग की हुई है कि जी यहां सड़कें बनेंगी, यहां पे ऐसे होगी, ये चेंज हो रहा है सारा क्लाइमेट चेंज की वजह से। आपने अगले 10 साल का सोचना है कि यार यहां कोई डैम बनेगा, यहां पर मतलब आगे का सोचना है। ये देखिए ना, स्टेबल करेंसी थी, क्रिप्टो करेंसी स्टेबल करेंसी थी, स्टेबल करेंसी के जो है वो सबसे ज्यादा जी ये ऐसे रहेगी, ये ऊपर नीचे नहीं होगी, ये फिक्स रहेगी, प्राइस ऐसे रहेगा, वो जनाब स्टेबल करेंसी डिस्टेबलाइज हो गई है, डिस्टेबलाइज करेंसियां जो है फर्दर डिस्टेबलाइज हो गई। तो ये एक धचका लगा है पूरी दुनिया को, और ये इसमें आप यकीन करें लोगों ने बहुत ज्यादा पैसा लगा लिया था इसमें, बिटकॉइन वगैरह, फिर हिल गए लोग सारे, ये क्रैश हो गए। मैंने कहा ना एक ही झटके में अरबों रुपया गया। उधर डॉलर्स लगाते हैं या रुपया लगाते हैं वो गिर जाता है, तो बिटकॉइन में लगाया वो गिर गया, उधर तो जो लूना या टेरा जो दूसरी उनकी करेंसी वो भी गिर गई नीचे, साथ ही वो चेन रिएक्शन शुरू होता है ना, उधर से निकलवाते हैं पैसा लोग, उधर से निकलवाते हैं। तो एनीवे इशू ये है कि अगले 5 दिनों में इमरान खान साहब कहां पर, और आज के कल के जलसे में बिल्कुल, और उनके जो गुफ्तगू भी हुई, जो हर एक को यकीन उनको आइडिया होगा कि जो मीडिया की शख्सियत से उन्होंने बातचीत की, उन्होंने कहा मैंने टेलीफोन नंबर बंद कर दिए और मैं ब्लॉक कर दिए, और मैं सिर्फ उस वक्त, और मेरे साथ और भी थे, वो मीर जाफर कौन था, मीर सादिक कौन था, इसमें शहबाज शरीफ साहब के अलावा भी किरदार हैं, और भी लोग हैं, और भी किरदार हैं, पता नहीं क्या आगे मामला किस तरफ जा रहा है। लेकिन गुजारिश ये है कि इसमें जो पब्लिक इश्यूज हैं ना, लेकिन अगला हफ्ता गर्मी मजीद बढ़ने जा रही है। अब मुझे बताएं कि इस हफ्ते क्या गर्मी का हाल था, अगले हफ्ते और बढ़ने जा रही है। जानवर, परिंदे, ये अभी छापा पड़ा है थोड़ी देर पहले रावलपिंडी में, वो पता नहीं कितने हजार मरी मुर्गियां, अभी छापा पड़ा है, अभी मेरे ख्याल से खबरें चल रही होंगी, खबरों में आएगा 9 बजे।
वो हजारों मुर्गियां, जानवर मरे हुए वो फरोख्त हो रहे थे, उनको गिरफ्तार किए लोगों को। तो मसला ये है कि अब इसमें इस पूरी सूरत हाल में ये पब्लिक इश्यूज हैं। जब ये पता ही नहीं होगा कि हम पूछें किससे, मतलब वो कह रहे हैं कि हर जिंदगी गुजर गई ये बात सुनते सुनते कि जो हुकूमत आती है वो कहती है पिछला। अच्छा होता होगा, मगर उसको फिर फिक्स कौन, वो जब जाते हैं तो और मुझे भाई कहीं ना कहीं तो एक जगह रोकना है ना हमने। कि इसको यहां यार रोक लो खुदा का। वो कहते हैं इतने हजार अरब लिया था, उन्होंने कहा इतने हजार लोग कहते हैं जन्नों में जाए सारा हजार अरब, हमें 2 वक्त की रोटी तो। अब प्रॉब्लम यह है कि वो ये बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। और आईएमएफ की तरफ से बात नहीं हुई, चाइना ने कहा कि अभी ठहर जाए, अभी अभी तो गए आपके वजीर आजम जी सर, तो बहुत उनका शुक्रिया यानी डॉक्टर चाइना साहब। के दौरा ही नहीं फिक्स हो रहा वहां का। सर बिल्कुल, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ, कल इंशाल्लाह दोबारा आपसे मुलाकात होगी। मुझे नाइला अली को इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़। जी डॉक्टर साहब। अपने दोस्तों रिश्तेदारों गिरदोनवा के लोगों का सब ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।